मैं गिरिराज प्रसाद मीना, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। शीत युद्ध का दौर जो अध्याय 1 है समकालीन विश्व राजनीति का, इस विषय के अंतर्गत अध्याय 1 में अब तक हम 2 वीडियो जारी कर चुके हैं आप तक पहुंचाने के लिए। आज हम तीसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। आज का हमारा बिंदु है 2 ध्रुवीयता को चुनौती और गुटनिरपेक्षता। 2 ध्रुवीयता को चुनौती, जो 2 ध्रुव हैं, सोवियत संघ और अमेरिका, 2 खेमों में ये संसार बटा हुआ है और उसी बीच में गुटनिरपेक्षता एक नया दल उभर कर के सामने आया है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। शीत युद्ध की वजह से विश्व जो 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बट रहा था, इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे उनको तीसरा विकल्प दिया, और यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों से या दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांड टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी, और इन तीनों ने ही सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णी और घाना के वामे नक्रुमानी ने इनका जोरदार समर्थन किया, और इस प्रकार से ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक प्रकार से पहरेदार या संस्थापक कहलाए। और पहला गुटनिरपेक्ष सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। उस सम्मेलन में 3 बातें को परिणित किया गया था। इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार और उसके बढ़ते हुए दायरे, और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय, जो 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मात्र 25 सदस्य थे, लेकिन जब 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ 2019 में, तो इसमें 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हो गए। इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, और इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, अलग अलग हितों से देश इसमें शामिल होते गए, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में भी बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यह आंदोलन क्या है, यह आंदोलन क्या नहीं है, इस बात को ज़्यादा परिभाषित करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का एक आंदोलन था, ये इसकी मूल बात थी। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं था कि इस आंदोलन में जुड़े देश अपने को एक अंतर्राष्ट्रीय मामले से अलग थलग रख लें। इनका मतलब था, गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि जो भी राष्ट्र हैं वो पृथकतावाद नहीं, बल्कि पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामले से कट करके रखना। जबकि अमेरिका में जो 1787 में लड़ाई हुई थी और उससे पहले भी विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा था। ऐसी बात इसमें नहीं थी, और इसमें गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई, और गुटनिरपेक्ष देशों की ताकतों की जड़
अपने आप से एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमों में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के लिए उनके लिए संकल्प रखा। गुटनिरपेक्षता तटस्थता का धर्म निभाना नहीं, बल्कि तटस्थता का अर्थ तो होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह किसी युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देशों में संलग्नता नहीं होते और न ही युद्धों के सही गलत होने के दायरे में उनका कोई पक्ष होता है। इस कारण से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्धों में शामिल भी हुए हैं और इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्धों को टालने का भी काम किया है। जो हो रहे थे उन्हीं को युद्धों को इसने समाप्त करने का भी प्रयास किया है। ये गुटनिरपेक्षता का मुख्य आधार रहा है। और अब हमारा अगला बिंदु नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत शीत युद्ध के दौरान महज जब ये मध्यस्थता वाले देश नहीं थे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन अधिकांशतः अपने आप में एक सक्रिय रहा और इससे संबंधित नए देश थे जो अल्प विकसित देशों का जिन्हें दर्जा मिला था, उनके सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी गरीबी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नवस्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था और वो विकास भी टिकाऊ होना चाहिए। ऐसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, इससे वह उपनिवेश देश भी हो सकते थे। ये राजनीतिक आज़ादी उन्हें बड़ी मुश्किल से हासिल हुई थी। इसी समझ के साथ नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ, जिसे यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। और उसी ने रिपोर्ट दी कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया और इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों में अल्प विकसित देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश कर रहे हैं। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें रखा है कि अल्प विकसित जो देश हैं उनमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका नियंत्रण उन्हीं को मिलेगा जिनका दोनों पश्चिमी राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र हैं वो कर रहे हैं। फिर अगला है बिंदु रखा गया कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, अर्थात वे अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं। इस तरह गरीबी देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकियों की लागतें भी कम होंगी और अल्प विकसित जो देश हैं वो अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। ये उनके मुख्य आधार रखे गए जिससे गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और उसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया गया। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन जो 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन सन 1970 के दशक के मध्य से आर्थिक मुद्दे इसके मुख्य आधार हो गए और परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार से विकसित देश द्वारा किया जा रहा तेज विरोध और विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देश इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। अब हमारा अगला बिंदु आता है भारत और शीत युद्ध, अर्थात शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या स्थिति रही है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को
दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा है। दूसरा, भारत के ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने से पुरजोर विरोध किया है और भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रिय थी। नेहरू जी ने विश्व को याद दिलाया था कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता की जड़ें ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत दोनों गुटों के बीच मौजूद जो मतभेद थे उनको कम करने की कोशिश में भी लगा हुआ था और मतभेदों में पूर्णव्यापी युद्धों में होने वाले विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां थी उन्हीं को आधार रखते हुए अक्सर उन्हें रोका और भारत ने राजनीतिक और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर की प्रतिद्वंद्विता के बीच संवाद कायम करने के हुए मध्यस्थता करने के लिए ही हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के सालों में कोरिया युद्ध के दौरान ऐसा देखने को मिला। भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसा ही काम करने में संलग्न रखा और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सक्रिय बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश की। अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के रूप में गहरा विश्वास जताया, जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाई। हालांकि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधक किया है। पहले बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधक होता हो, न कि महाशक्तियाँ और उनके खेमों के देशों का। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो गया कि महाशक्तियों में कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ झुकने का भी प्रयास कर रहा था, रुख अपना रहा था। तो दोनों गुटों से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही किसी प्रकार की धौंस जमा सकता था। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसको कई प्रकार से एक प्रकार से हम आलोचनाओं का भी आधार मानते हैं, अर्थात कुछ इसकी आलोचना भी करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो सिद्धांतविहीन है। कहा जाता है कि भारत और अपने पड़ोसी हितों को साधनों के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से भारत हमेशा बचता रहा है। दूसरा तर्क देते हैं कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है और दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने भारत को सोवियत संघ में शामिल होना माना, जबकि भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता मिले तथा यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से भी अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोक सकती है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी, जो हम अगले पाठ में इसको पढ़ेंगे। शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन, उसमें पूरी विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता में थोड़ी बहुत जो कमी है उस कमी के तहत ही इसके अंतर्गत ताकत बन सकते हैं और गुटनिरपेक्षता का आशय गरीबी और विश्व के बहुत छोटे देशों में किसी महाशक्ति को पिछलंगू बनाने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं।
यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाए रखने के संकल्प से टिका है और अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी ये प्रासंगिक हैं। इस प्रकार से यह आपका शीत युद्ध का दौर जो अध्याय 1 है समाप्त हुआ।